नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला पार्ट 3 के अंदर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और सुरक्षा कवच के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपात अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29, जिसमें हम अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कैसे होगा, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं पर में प्रवेश में भेदभाव पर रोक, समूह और व्यक्तिगत दोनों अधिकारों की रक्षा। अगला पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, आर्टिकल 30। इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार मिलेगा। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन पर क्षतिपूर्ति, 44वें संविधान संशोधन। राज्य द्वारा सहायता में भेदभाव पर रोक। राज्य द्वारा सहायता में भेदभाव पर रोक। 3 प्रकार के संस्थान: राज्य सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसके अंदर हम पढ़ते हैं संविधान की आत्मा और हृदय, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं मूल अधिकारों के परिवर्तन लागू करवाने के लिए, आपका अगर हनन हुआ है मूल अधिकार का। और रिट, और तीसरा पॉइंट है रिट और उसके प्रकार और क्षेत्र। रिट किस प्रकार के? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर जिस पर आरोप लगा है उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नजदीकी न्यायालय में। परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध किसी भी निर्णय को रोकना और उला लेना। उत्प्रेषण, सेरिटरी, सूचना देना या प्रमाणित होना। अधिकार पृच्छा, को वारंटो, किस अधिकार या वारंट से ये पूछने का अधिकार। अगला पॉइंट है आर्टिकल 32 बनाम अनुच्छेद 226, न्यायालय की रिट की शक्ति। उच्च न्यायालय में भी रिट की शक्तियां हैं। आगे हम पढ़ते हैं विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सशस्त्र बल और मूल अधिकार, आर्टिकल 33। मार्शल लॉ और मूल अधिकार, आर्टिकल 34। प्रभावी बनाने हेतु विधान, आर्टिकल 35। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सशस्त्र बल और मूल अधिकार, आर्टिकल 33 में संसद को प्रतिबंधित लगाने की शक्ति, उद्देश्य, अनुशासन और कर्तव्य पालन सुनिश्चित करना। आगे है मार्शल लॉ, आर्टिकल 34। मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ में सैन्य शासन के दौरान प्रतिबंध, क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाने की संसद की शक्ति, मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को नहीं है। नियमों में एकरूपता सुनिश्चित करना, ये कार्य है प्रभावी विधान बनाने के। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब हम करने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का विवेचन। किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं वो हम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अनुच्छेद 31 और 19(1)(च) इसका निरसन कर दिया गया जिसमें संपत्ति का अधिकार था, और भाग 12 में नया अनुच्छेद 300(a) के अंदर इसे जोड़ दिया गया। अब केवल कानूनी अधिकार है, अब संवैधानिक अधिकार है, और ये मूल अधिकार के अंतर्गत अब नहीं आता है। मूल अधिकारों के अपवाद कौन कौन से, इन अपवादों को पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 31 का संपदाओं के अर्जन के लिए विधियों की व्यावृत्ति, अर्थात संपदाओं के अर्जन के लिए विधि के अनुसार होनी चाहिए। आर्टिकल 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, 9वीं अनुसूची। अनुच्छेद 31 ग कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां। आगे बढ़ते हैं मूल अधिकारों की आलोचना। आलोचना में पढ़ते हैं सबसे पहले व्यापक सीमाएं और इसके अपवाद हैं। इसकी व्यापकता रूप में सीमाएं हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से अपने मूल अधिकार, यदि आपके बोलने की स्वतंत्रता है तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप किसी को भी अपमानित नहीं कर सकते हैं। आगे है सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का प्रभाव, स्पष्टता का अभाव। वकीलों का इसे स्वर कहा जाता है, तो इसमें स्पष्टता का अभाव है, पूर्ण चीज़ें स्पष्ट नहीं है। स्थायित्व का अभाव, संकट संसद के द्वारा इसमें कटौती संभव हो सकती है, आपातकाल के दौरान स्थगित हो जाते हैं। और निवारक निरोध अधिनियम उपबंध, आर्टिकल 22 के अंतर्गत किया गया है। मूल अधिकारों का महत्व,
मूल अधिकारों का महत्व क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, विधि के शासन की स्थापना करना, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की रक्षा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं ये, और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष छवि को भी बल मिलता है। अब भाग 3 के बाहर के अधिकार। भाग 3 के बाहर के अधिकार क्या हैं? आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं मिलेगा। 300 क के अंतर्गत संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते आप। 301 के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार। प्रमुख अनुच्छेद एक नज़र में सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके संपूर्ण विश्लेषण पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय के अंदर हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसे उस भारतीय संविधान की विशेषता बताया गया है और संविधान की आत्मा और दर्शन भी कहा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह इन्हें प्रमुख रूप से लागू करें जब भी कोई नीति या निर्माण करें। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के समान है ये गैर न्यायोचित प्रकृति है। अदालत के द्वारा इन्हें आप बाध्यता से मनवा नहीं सकते या फिर लागू नहीं करवा सकते। देश के शासन में मूलभूत सिद्धांत के रूप में ये है और इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी होती है। इसके लिए आवश्यक है, अगर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो ये आवश्यक है, आवश्यक रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्गीकरण करते हैं इनका समाजवादी सिद्धांत के अनुसार। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि आर्टिकल 38 में, और समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39 में। काम, शिक्षा और लोक सहायता, किस प्रकार से लोक सहायता की जा सकती है? काम सबको मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए आर्टिकल 41 के अंदर। निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए और मानवीय दशाओं के अनुकूल काम करें आर्टिकल 42 से 43। आगे बढ़ते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन आर्टिकल 43, SC और ST के हितों का संरक्षण आर्टिकल 46 में, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध आर्टिकल 47 के अंतर्गत, गोवध पर रोक आर्टिकल 48 के अंतर्गत। उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, बालपन पूर्व देखभाल और शिक्षा आर्टिकल 45, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण आर्टिकल 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग पृथक्करण, किस प्रकार से उनका पृथक्करण किया जाता है आर्टिकल 50 में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 के अंदर। उदार बौद्धिक सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किस प्रकार से की जाती है। कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है अतिरिक्त कर्मकांडी, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के कानून रूप से आप इसे लागू नहीं करवा सकते। ये सबको मिल भी सकता है फायदा इसका और मिल नहीं भी सकता है। तर्कहीन व्यवस्था, इसमें वर्गीकरण का अभाव है कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाए, कब कौन सी योजनाएं लागू की जाए और किस प्रकार से सभी को इसका फायदा मिले, इसमें पर्याप्त वर्गीकरण नहीं है और तार्किक तर्कहीन की व्यवस्था है। रूढ़िवादी है, 19वीं शताब्दी के दर्शन पर आधारित है, ये पुराने सोच के अनुसार है, इसमें नएपन का अभाव है। संवैधानिक टकराव, केंद्र और राज्य और राष्ट्रपति और PM, इसमें टकराव की गुंजाइश रहती है केंद्र, राज्य और राष्ट्रपति और PM के बीच में, जिसमें केंद्र कौन सी योजनाएं लागू करता है और स्टेट कौन सी योजनाएं लागू करता है, वो उसके आधार पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं। इसकी उपयोगिता के अंतर्गत हम पढ़ते हैं घरेलू और विदेशी नीतियों में निरंतरता। घरेलू और विदेशी नीतियों में निरंतरता मूल अधिकारों का पूरक है और विपक्ष द्वारा सरकार का नियंत्रण का समाधान। सरकार पर जो नियंत्रण किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि आपने अपने वर्षों में क्या किया, लोक कल्याणकारी कार्य किए, ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण का एक साधन के रूप में है। और सरकार के प्रदर्शन की कसौटी, सरकार किस प्रकार से अपने 5 वर्ष पूरे करती है और 5 वर्षों में क्या कुछ विकास करके निकलती है, उसके प्रदर्शन की एक कसौटी है। न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक है, ये न्यायालयों के लिए भी क्या है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करने वाला है। आगे बढ़ते ही
मूल अधिकारों के साथ टकराव। मूल अधिकारों के साथ टकराव कैसे? चंपकम दोहराईकरण मामला 1951 के अंदर न्यायोचित बनाम गैर न्यायोचित का संघर्ष। संविधान के भाग 3 और 4 के बीच क्या है संतुलन? ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम आ चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगली स्लाइड है नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य है? निर्देशक तत्व और अधिकार का संघर्ष। निर्देशक तत्व चंपकम दोहराईकरण मामला 1951 में आया था। गोलकनाथ मामला 1967 के अंदर। 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंदर। केशवानंद भारती मामला 1973 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मिनर्वा मिल्स मामले 1980। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन वो सारे मामले हैं ये जो मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे? योजना आयोग और नीति आयोग जिसमें नीति निर्माण होता है। भूमि सुधार कानून, श्रम सुधार, श्रम न्यूनतम मजदूरी, बाल श्रम निषेध के कानून और पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संशोधन। कमजोर वर्गों का उत्थान, SC/ST का आरक्षण, वन्य और वन्य जीव संरक्षण, निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भाग 4 से बाहर के निर्देशों को पढ़ते हैं। सेवाओं के लिए SC/ST के दावे आर्टिकल 335। मातृभाषा में शिक्षा आर्टिकल 350A। हिंदी भाषा का विकास आर्टिकल 351। आगे बढ़ते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में। 42वें संविधान संशोधन भाग 4 क में आर्टिकल 51 क के अंतर्गत मूल अधिकार है। मूल कर्तव्य संविधान का पालन, संप्रभुता की रक्षा, भाईचारा और 86वां संविधान संशोधन 2011 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था मूल कर्तव्य और संविधान के संशोधनों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले नैतिक और नागरिक कर्तव्य क्या है। भारतीय परंपराओं से संबंधित कर्तव्य, केवल नागरिकों के लिए कर्तव्य और न्यायोचित प्रकृति। आलोचना में हम पढ़ते हैं अपूर्ण सूची, अस्पष्ट शब्दावली, गैर न्यायोचित छवि, अतिरिक्त समावेश। महत्व पढ़ते हैं हम इसका। नागरिकों के लिए चेतावनी, अनुशासन और प्रतिबद्धता, संवैधानिक वैधता का निर्माण विधि द्वारा परिवर्तनीय है। नागरिकों के लिए एक चेतावनी की भांति है इसका महत्व, और अनुशासन और प्रतिबद्धता इसमें आवश्यक है। संवैधानिक वैधता का इसमें निर्धारण किया गया है और साथ ही विधि के द्वारा ये परिवर्तनीय यानी लागू किए जा सकते हैं। वर्मा समिति 1999 में आई थी और उसकी कानूनी व्यवस्था किस प्रकार से? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में आया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड इसी के अंतर्गत लागू किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था पहला पॉइंट मूल कर्तव्य। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 368 आर्टिकल 368 की प्रक्रिया क्या है कि संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। मंत्री और गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा यह पेश किया जाता है और इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और संयुक्त बैठक का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं होता। राष्ट्रपति की सहमति इसमें जरूरी होती है। संशोधन के प्रकार कौन कौन से हैं? संसद के द्वारा साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश, संसद में गणपूर्ति, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। ये नए राज्यों का प्रवेश इसमें होता है। संसद में गणपूर्ति, नागरिकों की प्राप्ति या समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति। इसमें संसद के विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन। और विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति वाला क्या है? विशेष बहुमत या राज्य की स्वीकृति में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया अगर बदलनी हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ ही आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
सातवीं अनुसूची के विषय, इसमें सातवीं अनुसूची में जो विषय जोड़े गए हैं उनमें भी इसी प्रकार से विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसमें वस्तु और सेवा कर परिषद, इसमें यदि संशोधन करना है तो भी अत्यधिक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। संशोधन के प्रकार हमने पढ़ लिए। विशेष बहुमत के द्वारा राज्यों की स्वीकृति। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे ये स्लाइड खत्म हो चुकी है, चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। पढ़ते हैं आगे। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव। मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के प्रमुख तत्व और संविधान की संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना और विद्वानों के मत क्या क्या हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव। इसके अंतर्गत शंकरी प्रसाद मामला 1951। इसके अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा है गोलकनाथ मामला। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है जो अपरिवर्तनीय है और संसद इन्हें कटौती नहीं कर सकती। और अगला पढ़ते हैं केशवानंद भारती मामला 1973। मूल संरचना में सिद्धांत का जन्म होता है और संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। और मिनर्वा मिल्स मामले 1980। इसके अंतर्गत संसद के संशोधन की शक्ति है जो सीमित है और न्यायिक समीक्षा की मुख्य मूल इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। समूल संरचना के जो प्रमुख तत्व हैं वह क्या है। मूल संरचना के प्रमुख तत्व, इसमें संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का इसमें पृथक्करण पाया जाता है, संघीय स्वरूप पाया जाता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा और साथ ही कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संसदीय प्रणाली और साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का निर्णय ले सकती है। संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना कैसे। केवल शक्ति संसद में निहित है, संसद ही संशोधन कर सकती है। राज्य विधानमंडलों की इसमें सीमित भूमिका होती है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। संयुक्त बैठक का इसमें अभाव पाया जाता है और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के अवसर, न्यायपालिका में हस्तक्षेप के भी अवसर पाए जाते हैं। विद्वानों का मत क्या है इसमें। विद्वानों के मत है कैसी वियर और लचीलेपन और जटिलता का संतुलन। कैसी वियर ने इसे लचीलेपन और जटिलता का क्या है संतुलन कहा है, ताकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कानून जिसे संशोधित किया जा सकता है और नागरिकों के अनुकूल इसे बनाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को राष्ट्र की प्रगति का रोधक नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान को राष्ट्र की प्रगति का विरोधक या फिर विरोध करने वाला रोड़ा नहीं बनना चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने कहा संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ लिए सारे पॉइंट्स, अगली स्लाइड में चलते हैं। मूल करते हुए संविधान विधानों के मत। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था। भारतीय संसद की प्रणाली, संरचना और विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, उसके बाद संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है, संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है, स्वीकार्यता के कारण क्या है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं विशेषताएं। विशेषताओं के अंदर हम पढ़ते हैं नामित और वास्तविक कार्यपालिका। इसमें नामित भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है कार्यपालिका, जो कुछ राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है इसमें। सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 के अंतर्गत, जो सामूहिक रूप से न्यायपालिका या फिर जनता के प्रति उत्तरदायी होती है न्यायपालिका कानून की। और राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है। दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता, इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है। और जो कि उच्च सदन है राज्यसभा, उसका विघटन नहीं होता है। उसमें प्रति दो वर्ष के बाद प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य, प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए गोपनीयता की शपथ ली जाती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था के गुण। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, निरंकुशता पर रोक, व्यापक प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था के दोष। संसदीय व्यवस्था के दोषों में अस्थिर सरकार होती है, नीतियों की इसमें अनिश्चितता पाई जाती है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता है और शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है। अस्थिर सरकार होती है, कभी हर 5 वर्षों में सरकार बदलने की संभावना
और नीतियों की इसमें अनिश्चितता होती है। जब सरकार बदल जाएगी तो नीतियाँ भी नहीं टिकेगी, और मंत्रिमंडल की इसमें निरंकुशता होती है। मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है वही सबको मानना पड़ता है। और शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, क्योंकि जो निर्णय मंत्रियों ने, जो केंद्र सरकार ने लिया है, वो आवश्यक नहीं कि राज्य में भी पूर्णतः लागू करने के योग्य हो। इसकी जांच करने वाला कोई नहीं होता। अकुशल शक्ति व्यक्तियों द्वारा संचालन इसमें किया जाता है। जो कुशल व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी नेता कितने पढ़े लिखे होते हैं। आगे बात करते हैं स्वीकार्यता के कारण। स्वीकार्यता के कारण क्या है? इसमें व्यवस्था से निकटता, ब्रिटिश शासन का इसमें अनुभव पाया जाता है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये हमारा संविधान है। उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क है कि इसमें उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल आप सरकार से पूछ सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिका से टकराव को रोकने की आवश्यकता। विधायिका और कार्यपालिका, अगर विधायिका कोई कानून बनाए और कार्यपालिका उसे लागू ना करें, ना करने दें, या फिर उस पर किसी भी प्रकार से विरोध प्रकट करे, तो उसके टकराव को रोकने के लिए हमने भारतीय संसदीय प्रणाली की स्थापना की है। और भारतीय समाज की प्रकृति, भारतीय समाज की प्रकृति विविधता और जटिलता पाई जाती है। इसके लिए इस प्रकार की संसदीय व्यवस्था, जिसमें सभी क्षेत्रों से एमएलए एमपी चुनकर आते हैं, और भारत की राज्यसभा और लोकसभाओं में जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत की पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बनाम ब्रिटिश मॉडल। भारतीय बनाम ब्रिटिश मॉडल क्या है? इसमें राजशाही बनाम गणतंत्र, निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, और उसमें संसद की संप्रभुता, भारत की में सीमित शक्तियां पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री की सदस्यता, भारत में दोनों सदनों में संभव है। भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में सदस्य हो सकता है। कानूनी जिम्मेदारी, भारत में मंत्रियों के लिए अनिवार्य नहीं है कानूनी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। छाया कैबिनेट, भारत में अनुपस्थित है। छाया कैबिनेट का मतलब होता है विपक्षी टीम के द्वारा, अर्थात विपक्ष के द्वारा बनाया गया एक कैबिनेट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना, एकल कार्यपालिका। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में एकल कार्यपालिका है। निश्चित इसमें कार्यकाल होता है, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, और साथ ही किचन कैबिनेट का इसमें प्रभाव होता है, जो कि फिक्स मंत्रिमंडल, जिसे हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, वही किचन कैबिनेट होता है इस एक प्रकार से। अगली स्लाइड में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका परिचय। परिचय लैटिन शब्द फोइडस, फोइडस से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत की संघीय व्यवस्था, इसका स्वरूप कैसा है? इसका अर्थ है संधि या समझौता, दो रूप, एकीकरण और विभेदीकरण इसमें पाया जाता है। भारत की संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताएं क्या है? इसमें द्वैध राज पद्धति, केंद्र और राज्य, लिखित संविधान पाया जाता है, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत होता है, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें कठोर संविधान है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनी विधायिका, राज्यसभा और लोकसभा इसमें पाई जाती हैं। और संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी पढ़ते हैं हम। एकात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक सशक्त केंद्र पाया जाता है, राज्य अनस्वर नहीं होता है, क्षेत्रीयता का इसमें अभाव होता है, एकल संविधान पाया जाता है, संविधान का लचीलापन होता है, और साथ ही राज्य में प्रतिनिधित्व में असमानता, आपातकालीन उपबंध पाए जाते हैं, एकल नागरिकता होती है, एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। एकीकृत न्यायपालिका के बाद अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी वगैरह, और एकीकृत लेखा मशीनरी जांच, जो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार पाया जाता है, और किसी प्रकार से राज्य सूची पर भी संसद विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें एकीकृत निर्वाचन की मशीनरी पाई जाती है। राज्य के विधेयक पर वीटो, ये भी संसद की शक्ति है। और आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या, कैसी वीर ने इसे अल्पसंघीय कहा है, क्वासी फेडरल। पॉप एप्लबी पूरी तरह से संघीय है। मॉरिस जॉन्स सहमति वाला संघ, ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद, एसआर बम्बई मामला, संघीय ढांचा मूल विशेषता इसकी है। किस प्रकार से भारतीय संघ की व्यवस्था के लिए, संघीय व्यवस्था की किसने कौन कौन सी विशेषताओं का विश्लेषण किया है, बताए हैं। आगे चलते हैं। संघीय व्यवस्था के कारण क्या है?
संघीय व्यवस्था के कारण देश का वृहद आकार, सामाजिक सांस्कृतिक इसमें विविधता पाई जाती है, क्षेत्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय एकता पाई जाती है। संघीय व्यवस्था के जो कारण है, क्या कारण है कि जब देश इतना बड़ा होगा तो उसके लिए भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर जो राज्य बने हुए हैं उनके आधार पर देश का विभाजन, और विभाजन के साथ ही उन सभी राज्यों की सहमति की वह भारतीय संघ में शामिल है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता पाई जाती है, क्षेत्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय एकता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था के कारण पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं अगली स्लाइड में हम। चलिए आगे हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से हैं, उनके संवैधानिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं विधायी शक्तियाँ, विधायी संबंध सॉरी लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संसद पूरे भारत के लिए एक कानून बनाएगी जो पूरे भारत के लिए लागू होगा, और राज्य विधानमंडल एक राज्य क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान जो कि संसद बनाएगी, जो भी क्षेत्रीय विधान लागू करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी स्पेसिफिक कानून लागू करना हो तो संसद उसका निर्माण करेगी। आगे हम पढ़ते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा कैसे होता है। संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियां होती है जो संसद के पास होती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हमने पढ़ ली। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 98 विषय 98, और राज्य सूची के अंतर्गत 59 और संवर्ती सूची के अंदर 52। अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास है। अगर कोई विशेष कानून बनाना हो किसी विशेष परिस्थिति में तो संसद उसका निर्माण करेगी, जिसका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में संसदीय विधान, राज्य में संसदीय विधान, इसमें राज्यसभा का प्रस्ताव होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और राज्यों के अनुरोध, अगर राज्य अनुरोध करे कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए तो संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत ये कानून बना सकती हैं। राष्ट्रपति शासन लगा हो तो कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। विधेयकों का इसमें आरक्षण पाया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक पास हो ही नहीं सकता। विदेशी आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के निर्देश, इसमें केंद्र का पूर्णतः राज्य पर प्रभाव होता है। आगे हम पढ़ते हैं प्रशासनिक विधायी संबंध हमने पढ़ लिए। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं। इसमें कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है। कार्यकारी शक्ति कैसे कि केंद्र में संघ सूची के विषय और राज्य में राज्य सूची के विषय। राज्यों को निर्देश किस प्रकार से दिया जाता है। राज्यों को निर्देश देने के लिए संचार साधनों का रखरखाव, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, एसटी कल्याण हेतु योजनाएं। सहयोग और सेवाएं, सहयोग और सेवाएं कैसे। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद 263, अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263, नदी जल का विवाद का निपटारा, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। आगे हम पढ़ते हैं। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में आगे का पार्ट है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध किस प्रकार से हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में पढ़ते हैं जो एसपीएससी के सदस्य हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा और निष्कासन इसे हटाया जा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा। जेएसपीएससी, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ये बनाया जाता है और इसका गठन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। यूपीएससी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जिसे केंद्र लोक सेवा आयोग कहते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हैं हाई कोर्ट्स। उस हाई कोर्ट्स न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय संभव रूप से बनाया जा सकता है। कमेंट में बताइए कि कौन कौन से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है बनाया गया। आपातकालीन अवधि क्या है। आपातकालीन अवधि में राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, केंद्र पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है राज्य पर जिसमें लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जिसमें कार्यकारी शक्तियों का केंद्र के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो कार्यकारी शक्तियां हैं
वो केंद्र के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। और वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 के अंतर्गत वेतन में कटौती और वित्तीय निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं यदि वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। अन्य उपबंधों की बात करते हैं। आर्टिकल 355 बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि केंद्र का एक एजेंट होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे केंद्र का एजेंट भी कहा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का निष्कासन, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट, उसका जो निष्कासन है वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधानोत्तर यानी संविधान के बाद की जो युक्तियां हैं, परामर्शदात्री निकाय नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है। इनके सलाह के अनुसार ही राज्य काम करेगा। सम्मेलन इसमें मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और मुख्य निर्वाचन जो मुख्य सचिव हैं उनका सम्मेलन होता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में हम। वित्तीय भाग वित्तीय भाग 12। वित्तीय भाग कौन से? 12 वित्तीय संबंध है भाग 12 के अंतर्गत। इसमें कराधान शक्तियों का आवंटन, कराधान संबंधी शक्तियां। कराधान संबंधी शक्तियों में संघ सूची में 13 विषय हैं। कितने विषय? 13 विषय। संघ सूची के अंतर्गत 13 विषय हैं कराधान संबंधी शक्तियों के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल राज्य सूची में 18 विषय हैं कराधान से रिलेटेड, यानी टैक्स और मनी से रिलेटेड। अवशेष शक्ति होती है वो संसद में निहित होती है, यानी अगर केंद्र और राज्य का कानून आपस में भिड़ जाए, अर्थात केंद्र और राज्य कानून बनाए वो जो एक दूसरे का विरोध करे, तो केंद्र इसमें प्रभावी होता है। राज्य का कानून जहाँ तक सीमा हो वहाँ तक निरस्त किया जा सकता है जहाँ केंद्र का प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत आया। आगे बढ़ते हैं। कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से? आर्टिकल 268 केंद्र द्वारा जो उद्विग्रहित राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित राज्यों, केंद्र द्वारा उद्विग्रहित का मतलब क्या होता है कि राज्यों के द्वारा जो टैक्स लिया जाएगा, जो कि केंद्र लागू करता है, उसे उन्हें केंद्र को जमा करवाना पड़ता है, अर्थात उसका जो लेने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। आर्टिकल 269 के अंतर्गत केंद्र द्वारा आरोपित और संग्रहित, केंद्र के द्वारा ही आरोपित और संग्रहित और राज्य को सौंपे जाने वाली, केंद्र के द्वारा ही आरोपित होगा और केंद्र इसे इकट्ठा करेगा और इसे राज्यों को भी दिया जाएगा। आर्टिकल 269 के अंतर्गत अंतरराज्य व्यापार पर आईजीएसटी, अंतरराज्य व्यापार पर जो आईजीएसटी लगती है वो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 270 संघ द्वारा संग्रहित और केंद्र और राज्यों के बीच बटने वाले, केंद्र के द्वारा इसे संग्रहित किया जाएगा और राज्यों के बीच इसे बांटा जाएगा। आर्टिकल 271 कुछ शुल्कों पर संघ द्वारा अधिभार, कुछ शुल्क है उसे संघ द्वारा अधिभार सरचार्ज लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैर कर राजस्व क्या है? केंद्रीय रेलवे, डाक, तार, बैंकिंग, प्रसारण, राज्य में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य उपक्रम, ये केंद्रीय कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। गैर कर राजस्व जिसमें केंद्रीय रेलवे, डाक, तार, बैंकिंग और प्रसारण से जो पैसा मिलता है, और सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य के उपक्रमों से जो सरकार को पैसा मिलता है। सहायता अनुदान के अंतर्गत क्या आता है? विधिक अनुदान आर्टिकल 275 संचित निधि पर भारित होता है। विधिक अनुदान संचित निधि पर। विवेकाधीन अनुदान आर्टिकल 282 संघ और राज्य के दोनों के द्वारा इसे लागू किया जाता है। विधिक अनुदान आर्टिकल 275 संचित निधि पर भारित होता है। विधिक अनुदान सब्सिडी कहा जाता है इसको। विवेकाधीन अनुदान 282 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ और राज्य दोनों के द्वारा अनुदान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निकाय क्या है? महत्वपूर्ण निकाय है जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 के अंतर्गत एक संयुक्त फोरम है जो कि केंद्र और राज्य दोनों का फोरम है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 कर वितरण हेतु सिफारिश से की जाती है इसके अंतर्गत। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। अगली स्लाइड में, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।